हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और आपको पता है कि मैं आपके टीजीटी स्पेशल एजुकेशन और पीआरटी स्पेशल एजुकेशन के पीवाईक्यू सारे करा ही रहा हूं। तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूं पीवाईक्यूज की। तो आज का जो हम करेंगे वो 2018 पीआरटी के सारे पीवाईक्यूज करेंगे। मतलब आज की वीडियो में मैं सिर्फ 25 कराऊंगा क्योंकि उसे एक्सप्लेन भी करना है मुझे, क्योंकि आप सबकी कमेंट्स पढ़ के मुझे ये पता चला कि आप कह रहे हैं कि ऑप्शंस को भी क्लियर करें, थोड़ा और समझाइए, है ना। वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो आपकी बात मैंने मान ली, और वीडियो लंबी होगी तो आप देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं आप एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मेरी रहेगी। कमेंट करने से यही बेनिफिट रहता है कि आप जो कहना चाहते हो ना, आपको जो दिक्कतें आ रही हैं वो मैं समझ जाऊं। जैसे कुछ एक दो शायद कमेंट आई थी मेरे पास कि बोर्ड है ना वाइट लो, है ना, ब्लैक मत लो, है ना। तो वो दिक्कत भी मैंने दूर कर दिया, मैं व्हाइट ही ले रहा हूँ बोर्ड, है ना। तो उसकी दिक्कत भी खत्म हो गई है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं ऑप्शंस बुक को भी क्लियर करूंगा, साथ साथ आपका क्वेश्चंस भी समझाऊंगा, है ना। और कुछ पिक्चर्स भी मैंने डाली हैं, विजुअल्स के थ्रू भी हम सीखेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका आज का, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विजुअल वीआई से रिलेटेड, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका वीआई से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है आपका, नॉर्मल विजुअल एक्यूटी इज रिकॉर्डेड एज, किसमें रिकॉर्ड की जाती है नॉर्मल विजुअल एक्यूटी, है ना। 20/20 में, या 20/200 में, 20/40 में, या 200/20 में। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, है ना। इससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं इस क्वेश्चन से पहले, वो है इस चार्ट को, है ना। इस चार्ट को मैंने शॉर्ट्स में भी समझाया है कि ये जो चार्ट है ना, स्नेलन चार्ट है आपका, है ना। ये स्नेलन चार्ट है आपका, और इसमें जो आपका दी हुई है ना, ये मेजरमेंट दी हुई है विजुअल एक्यूटी की, ये आपका फुट में दी हुई है ना। और यही फीट में भी होती है ना। तो फीट में भी होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी फुट में दी हुई है, और वैसे मीटर में भी होती है ना। तो 20/200 ये 6/60 होता है मीटर में। और अगर हम बात करें 20/20 तो ये 6/6 होता है मीटर में, है ना। तो आपकी दोनों की मेजरमेंट याद रखना। अगर हम इसको फुट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल कर आएगा, और इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल कर आएगा, है ना। तो अब बात ये है कि विजुअल एक्यूटी होती क्या है। विजुअल एक्यूटी क्या होती है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि विजुअल एक्यूटी क्या होती है। तो विजुअल एक्यूटी होती है क्लैरिटी ऑफ विजन, कि आप कितना क्लियर देख पा रहे हो किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को पास या दूर रखा हुआ है, तो जितने आप क्लियर देख पा रहे हो वही आपकी क्लैरिटी ऑफ विजन है, वही आपकी विजन है कि आप इतना क्लियर देख पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल विजन पूछ रहा है, यानी मेरी तुम्हारी आपकी, जिनको साफ दिखाई देता है, किसी तरह की कोई भी विजन की प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वो पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें तो 20/200, तो अगर आप जैसे डॉक्टर जो आप जाते हैं आई स्पेशलिस्ट के बाद चश्मा बनवाने जाते हो, तो वो ये सब पढ़वाते हैं, है ना। वहां पर भी एक चार्ट होता है स्नेल चार्ट, वो भी पढ़वाते हैं। तो आप ये पढ़ पा रहे हो, ये पढ़ पा रहे हो, यानी यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक पढ़ पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी विजन नॉर्मल है, आपकी विजन नॉर्मल है कि आप यहाँ से यहाँ तक के सारे लेटर्स आपने पढ़ लिए, आपको कोई भी विजन की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन केस आप ये पढ़ नहीं पा रहे हो, ये भी नहीं पढ़ पा रहे हो, ये भी नहीं पढ़ पा रहे हो, है ना, यहाँ कहीं भी आप अप्लाई करोगे तो आपकी, जैसे आप यहाँ तक का तो पढ़ लिया लेकिन यहाँ तक का नहीं पढ़ पा रहे, तो उस तरह से वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। तो इस टाइप आपका यहाँ इस टाइप का या इस लेवल का चश्मा बनेगा आपका, है ना। इस मेजरमेंट से रिलेटेड आपका जो है वो नजर का चश्मा बनेगा, वो देखा जाता है। तो 20/20 और यह आपका ये, इसमें से दो इंपॉर्टेंट है, एक आपको ये याद रखनी है, एक आपको ये याद रखनी है ना। 20/20 तो ये क्या है, ये नॉर्मल विजन है आपकी। 20/20 क्या है, नॉर्मल विजन है आपकी, ठीक है। और ये क्या है, आपको ये दिक्कत वाली विजन से यहाँ पर आपको कहीं भी लाई करते हो तो आपको दिक्कत होगी। ये नॉर्मल विजन कहलाती है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे लेटर्स पढ़ लिए और 20/20 तक आपने सारे लेटर्स पढ़ दिए, तो आपकी विजन नॉर्मल मानी जाती है। और इसे मीटर में बात करें तो 6/6 होता है मीटर में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और इसको अगर हम बात करें तो 6/60 आपका ये होता है ऊपर वाली मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पे वापस जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल विजुअल एक्यूटी इज रिकॉर्डेड है। नॉर्मल विजुअल एक्यूटी किसमें रिकॉर्डेड की जाती है, अभी हमने चार्ट से भी देख लिया किसमें रिकॉर्ड की जाती है, तो वो 20/20
20 में रिकॉर्ड की जाती है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि 20/20 में ये रिकॉर्ड की जाती है विजुअल एक्यूटी। लेकिन अगर इम्पेयर्ड पूछेगा कि भाई इम्पेयर्ड विजुअल एक्यूटी, यहाँ पर नॉर्मल ना लिखा हुआ होता, नॉर्मल की जगह लिखा हुआ होता है इम्पेयर्ड, है ना। तो इम्पेयर्ड में अगर हम काउंट करना होता तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। अगर हम चार्ट में देखें तो यहाँ पर क्या है 20/200, है ना। और यहाँ पर दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में देखें तो क्या है 20/200 और 200/20, यानी कि इसका उल्टा भी कर दिया। तो आप किसको कंसीडर करोगे, आपको कंसीडर करना है 20/200 को। अगर यहाँ पर इम्पेयर्ड विजुअल एक्यूटी पूछा जाता है, यानी कि आपकी इम्पेयर्ड से या आपका सा पूछा जाता है कि आपका क्या कहते हैं विजन प्रॉब्लम है किसी को, तो उसका इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर किसी तरह का दृष्टि दोष से किसी तरह का विजुअल इंपेयरमेंट है तो किस में लाई करेगा, तो आपको लगाना होगा 20/200, ना कि 200/20, उल्टा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे इसका आंसर राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने चार्ट भी समझ लिया, चार्ट के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cells in the eye that respond to low level of illumination are called। आंख की वे कोशिकाएं जो कम प्रकाश में कार्य करती हैं वे कहलाती हैं। यानी कि वो कौन सी सेल्स हैं, वो कौन से सेल्स हैं ये पूछ रहा है ना, आई डेट रिस्पॉन्ड टू, हाँ ना, सेल्स की बात हो रही है यहाँ पर। वो कौन से सेल्स हैं जो कम प्रकाश में भी कार्य करने में मदद करते हैं। रॉड्स हैं, कॉन्स हैं, या रेटिनल सेल्स हैं, या नॉक्टर्नल डिटेक्टर्स हैं। तो इसको भी मैं आपको एक पिक्चर से समझाता हूं, पहले ये समझ लेते हैं हम, है ना। पहले ये समझ लेते हैं, थोड़ी पिक्चर से मैं आपको समझा देता हूं एक बेसिक चीज। वो क्या है कि हमारा जो होता है ना, ये आई का स्ट्रक्चर है, और आई के स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ पर आपकी क्या है, आपकी ये लेयर होती है जिसे आप रेटिना कहते हैं, आंखों का पर्दा कहते हैं। उस आंखों के पर्दे में आपकी दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है कॉन, एक होता है रॉड्स, है ना। जो आपके रॉड्स होते हैं वो आपके रात में देखने में मदद करते हैं। जो आपकी रात होती है ना, जब आपका अंधेरा हो जाता है, तो जब अंधेरा हो जाता है तो आपके ज्यादा एक्टिव जो सेल्स हो जाते हैं वो रॉड्स हो जाते हैं, और जो कॉन सेल्स हैं वो दिन में देखने में मदद करते हैं, है ना। अब आप याद कैसे करोगे, तो याद करने का तरीका है इन दोनों में से एक ले लो, वो है कॉन। और कॉन क्या है, इस तरह का कोन होता है ना। और जब बर्थडे पार्टी होती है किसी की तो ये कैप पहनाई जाती है और वो रंग बिरंगी होती है, तो रंग बिरंगे कलर आपको दिन में ही दिखाई देते हैं, है ना। तो इस तरह से आप याद रख लो कि कॉन्स क्या है जो दिन में देखने में मदद करते हैं, और रॉड्स क्या है जो कम रोशनी में या कम प्रकाश में, या कह सकते हो कम प्रकाश में हो, या फिर जहां पर लाइट कम हो, या आपके रात में देखने में मदद करते हैं। और इन रॉड सेल्स को, इस रॉड सेल्स को आप नाइट विजन सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन सेल्स को, नाइट विजन सेल्स भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, इसको नाइट विजन सेल्स भी कहते हैं। और इसका तीसरा नाम देखिए ऑप्शंस में ही आ जाएगा यहाँ। और आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, ये ब्लैक ब्लैक कलर के ये रॉड्स हैं क्योंकि रात में देखने में मदद करें। और रंग बिरंगे जो कलर हैं ये देखिए रेड है, ग्रीन है, ये कौन से दिन में देखने में मदद करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सेल इन द आईज दैट रिस्पॉन्ड टू लो लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन आर कॉल्ड, है ना। आंखों की वे कोशिकाएं जो कम प्रकाश में कार्य करती हैं कहलाती हैं, कम प्रकाश में कार्य करती हैं कहलाती हैं। अगर हम बात करें तो रॉड्स और कॉन्स दोनों क्या हैं, ये सेल्स ही हैं दोनों, है ना। कहां पर, रेटिना के अंदर पाए जाते हैं, है ना। और रेटिनल सेल्स क्या है, रेटिनल सेल्स क्या है, ये इसी के तो पार्ट हैं दोनों। ये जो रेटिनल सेल्स हैं वो दोनों सेल्स हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, वो रेटिनल सेल्स की तो पार्ट हैं। और नॉक्टर्नल डिटेक्टर्स क्या होते हैं, ये इसी का दूसरा नाम है। रॉड सेल्स का दूसरा नाम क्या है, अगर हम बात करें रॉड सेल्स को ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो नॉन एज, है ना, क्या कहा जाता है, तो ये भी कहा जाता है, ठीक है। ये कम प्रकाश में देखने में मदद करते हैं तो इसको ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो रॉड सेल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, रॉड सेल्स ही क्या है, कम प्रकाश में देखने में मदद करते हैं, या नाइट विजन सेल्स भी इन्हें कहते हैं, रात में देखने में मदद करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रॉड्स। मैंने आपको बता दिया कि कैसे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कम प्रकाश में कार्य करती है वो कौन से सेल्स होते हैं, तो रॉड सेल्स होते हैं। कौन जो होते हैं वो दिन में देखने में मदद करते हैं। रेटिनल सेल्स क्या है, वो रेटिनल सेल्स क्या होते हैं, ये दोनों रेटिनल सेल्स ही तो हैं,
रॉड्स एंड कोन्स क्यों रेटिना के अंदर पाए जाते हैं, ये रेटिना के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों को रॉड्स एंड कोन्स को रेटिनल सेल्स कहा जाता है। नॉक्टर्नल डिटेक्टर्स क्या होते हैं, जो रॉड सेल्स होता है उसी का दूसरा नाम क्या है, नॉक्टर्नल डिटेक्टर्स होता है, क्योंकि ये ज्यादा कॉमन है ना, ये इसको डिटेल में मैं बाद में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसका दूसरा नाम ही बता रहा हूँ, लेकिन रॉड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब आप पूछोगे इसको दूसरा नाम है ये, तो ये आंसर क्यों नहीं है, ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ये एक अलग तरह की टर्मिनोलॉजी है और इसका कॉन्टेक्स्ट कई सारे हैं, एक ही नहीं है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक ही है, वो है कम प्रकाश में देखना है, रात में देखने में मदद करते हैं। तो आपको ये पिक्चर मैंने इसमें लगा दी, पीडीएफ में अटैच कर दिया, दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे, ग्लूकोमा रेफर टू द कंडीशन इन विच, है ना, ग्लूकोमा क्या होता है, आप ग्लूकोमा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ग्लूकोमा होता क्या है। ग्लूकोमा क्या होता है, ये चार ऑप्शन है, आप चारों में से कौन सा लगाएंगे। ग्लूकोमा स्थिति को कहते हैं जिसमें क्या होता है ना, तो आंख के भीतर द्रव का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है, रेटिना की भीतरी आंतरिक और बाहरी परतें अलग हो जाती हैं, या लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है, रेटिना का केंद्रीय भाग कार्य करना बंद कर देता है। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में दे दिया, कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी मैं देख लेता हूँ इससे रिलेटेड कोई मैंने डाली है, पिक्चर डाली है ना, डालिए। तो इस तरह की ये पिक्चर आप देख लीजिए, इसमें क्या होता है, ग्लूकोमा में क्या होता है, जो अंदर का प्रेशर होता है ना, ये आपका विट्रस ह्यूमर है ना, विट्रस ह्यूमर होता है, यहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ पर ये जो रेटिना होता है ना, ये रेटिना डैमेज होने लगता है। तो इस डैमेज की वजह से जो कंडीशन देखी जाती है ना, वो देखी जाती है आपका ग्लूकोमा की कंडीशन, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लूकोमा की कंडीशन क्यों देखी जाती है, जब आपका विट्रस ह्यूमर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और उस बढ़ने की वजह से प्रेशर हाई हो जाता है, उस प्रेशर की वजह से ये प्रेशर इधर की तरफ डलता है, किस तरफ, जहां पर रेटिना है, उस रेटिना के अंदर के सेल्स भी थोड़े डैमेज होंगे और रेटिना भी डैमेज होगा। तो इसकी वजह से जो कंडीशन देखी जाती है वो कौन सी देखी जाती है, ग्लूकोमा की देखी जाती है। अब ऑप्शन पढ़ लो, ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर आप इजीली लगा दोगे। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 पढ़े तो क्या है, फ्लूइड प्रेशर इन द आई इज अबव नॉर्मल, है ना, यानी कि आंख के भीतर द्रव का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है, यानी कि नॉर्मल जो प्रेशर होता है विट्रस ह्यूमर के अंदर उससे ज्यादा हो जाता है। तो ये बात तो सही कह रहा है, वही तो मैंने बताया अभी हमने वही तो डिस्कस करा कि यहाँ का जो प्रेशर है वो सामान्य से अधिक हो जाता है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से रेटिना डैमेज होता है और उसकी वजह से ग्लूकोमा होता है। ये बात तो सही कही जा रही है, ये बात तो सही है, तो ये कहना तो बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, इससे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या पता। इनर एंड आउटर लेयर ऑफ द रेटिना सेपरेट, यानी कि जो अंदर की और बाहर का लेयर होता है रेटिना की जो अंदर की और बाहर की लेयर होती है, रेटिना की जो अंदर की लेयर होती है और बाहर की, वो दोनों क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, इस वजह से ग्लूकोमा होता है। नहीं भाई, ग्लूकोमा इस वजह से नहीं होता, ये कहना भी गलत है, ये कहना तो गलत है। द लेंस बिकम क्लाउडी एंड ओपेक, जो लेंस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, क्लाउडी हो जाते हैं। तो लेंस कहाँ है भाई, ये लेंस है आपका, ये क्या है, ये लेंस है, आंखों का लेंस है ये, और ये लेंस क्या होता था, क्लाउडी हो जाता है, क्लाउडी यानी धुंधला हो जाता है, और ये ओपेक हो जाता है, आर पार कुछ भी लाइट क्या है रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसा कुछ तो इसमें नहीं होता, तो हम ये भी नहीं कहेंगे, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब आते हैं द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना नो लॉन्गर फंक्शन, सेंटर पार्ट ऑफ, अब इसको याद रखें, सेंटर पार्ट ऑफ रेटिना क्या होता है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि रेटिना का सेंटर पार्ट क्या होता है। तो सेंटर पार्ट क्या होता है रेटिना का, वो होता है यहाँ पर, है ना, और इसे क्या कहते हैं, मैक्यूला, यहाँ लिख देता हूँ, मैक्यूला कहते हैं इसे, यहाँ पर बारीक नजर बनती है, यानी कि बहुत बारीक नजर, जब बहुत ध्यान से देखते हो तो दूर की चीज एकदम साफ, एकदम एक बारीक नजर आपकी, कहते हैं ना कि आपकी दूर की नजर भी बहुत बारीक है, बहुत आसानी से देख पाते हो आप, तेजी से, है ना, बहुत दूर की चीज भी आप बहुत क्लियर देख पा रहे हो जब किसी एक ऑब्जेक्ट पे आप फोकस कर रहे हो। ऐसे आप सुई में धागा डालते हो तो वहां पर आपकी जो विजन काम करती है वो मैक्यूलर विजन काम करती है, बारीक काम जब आप करते हो तो वो क्या है, वो फंक्शन नहीं कर पाती, इस वजह से ग्लूकोमा होता है। तो ऐसा कुछ तो नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही कह रहा है कि सामान्य से अधिक प्रेशर हो जाता है अंदर का आइस के अंदर, जिसकी वजह से
ये कंडीशन देखने को मिलती है ग्लूकोमा। ये भी हो गया आपका। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पर्सन हु फर्स्ट डिस्टिंग्विश सीपी एज अ डिस्टिंक्ट मेडिकल कंडीशन, यानी कि सीपी को एक अलग चिकित्सीय स्थिति के रूप में सबसे पहले किसने पहचाना? अल्फ्रेड बिनेट ने पहचाना, डॉक्टर विलियम जॉन लिटिल ने पहचाना, या एलपी पैवलोग ने पहचाना, या फ्रांसिस गाल्टन ने पहचाना? भाई ये चारों नाम आपने सुने होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो इसका मतलब आपने अभी ठीक से चीजें पढ़ी नहीं है और आपको पढ़ने की नीड है। तो इसमें कह रहा है कि सर्बल पाल्सी को एक अलग कंडीशन किसने बताया था? सिंपल में कहूं तो वो कौन सा पहला पर्सन था जिसने सर्बल पाल्सी को एक अलग कंडीशन बनाया था? देखिए मैं आपको इसे सिंपल सा बताता हूं कि इस क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि एक समय में जो सर्बल पाल्सी है उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी में काउंट किया जाता था, यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में शामिल किया गया था, इंक्लूड किया गया था सर्बल पाल्सी को, और काफी समय तक ऐसा रहा। लेकिन एक पर्सन आए जिनका नाम था विलियम जॉन लिटिल। इनका क्या नाम था? विलियम जॉन लिटिल। और ये जो है विलियम जॉन लिटिल, इनको खुद को भी क्या था? ये खुद भी स्पास्टिक डायप्लीजिया था। इनको खुद को भी सर्बल पाल्सी था। और किस टाइप का? स्पास्टिक डायप्लीजिया की कंडीशन थी इनकी। तो इन्होंने अपनी खुद के ऊपर ही स्टडी करी। इन्होंने काफी समय तक अपने खुद के बॉडी पार्ट्स को लेकर अपनी इस कंडीशन जो मेरी स्पास्टिक सर्बल पाल्सी है उन्हें उसी पे स्टडी करी काफी समय तक। और स्टडी करके उन्होंने ये साबित किया कि नहीं, जो सर्बल पाल्सी है वो एक अलग कंडीशन है ना, और जो आपकी लोकोमोटर है वो एक अलग कंडीशन है। इन्होंने साबित करा विलियम जॉन लिटिल ने, और इन्होंने सर्बल पाल्सी को एक अलग कंडीशन बताया कि भाई सर्बल पाल्सी ब्रेन में खराबी की वजह से, ब्रेन में कोई डैमेज की वजह से ये कंडीशन देखी जाती है, ना कि लोकोमोटर से रिलेटेड है, चलने फिरने में, यानी पैरों में कोई प्रॉब्लम होगी इनमें, है ना। तो इन्होंने एक बता दिया, ये साबित कर दिया कि भाई ये जो कंडीशन है ना सीपी की, ये ब्रेन से रिलेटेड है, यानी ब्रेन में कोई डैमेज की वजह से ये कंडीशन देखी जाती है सर्बल पाल्सी की। और इस तरह से इन्होंने एक अलग कंडीशन बताया, और ये कभी कभी इसका सन भी पूछ लेते हैं, तो 1861 में इन्होंने ये बताया था, है ना, 1861 में ये चीज इन्होंने बताई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जॉन लिटिल हो जाएगा। अल्फ्रेड बिनेट देखो इन्होंने अलग अलग इंटेलिजेंसी पे काम किया है और बहुत सारे टेस्ट भी बनाए हैं। पैवलोक ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया है। फ्रांसिस गाल्टन भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, इंटेलिजेंसी पे ही इन्होंने काम किया है। फर्स्ट टेस्ट वगैरह इन्होंने 1885 से रिलेटेड है ये कुछ, है ना। तो ये है, तो आपको ऑप्शंस भी पता होने चाहिए। और इनसे इंटेलिजेंस पे सबसे पहले काम करने वाला है फ्रांसिस गाल्टन ही थे 1885। लेकिन हमसे पूछ रहा था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था कि सर्बल पाल्सी एक अलग कंडीशन है, ये किसने साबित किया कि ये दोनों एक अलग कंडीशन है, कि लोकोमोटर अलग है, सर्बल पाल्सी अलग है। सर्बल पाल्सी ब्रेन में खराबी की वजह से होता है ये, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। दूसरा है ये क्वेश्चन कभी कभी इसका सन पूछेगा। जब अगर सन पूछ लिया कि भाई सन बताओ कि किस समय ये जो है सर्बल पाल्सी को एक अलग कंडीशन बताई थी, तो किसके द्वारा बताई गई थी? वो तो विलियम जॉन लिटिल है। लेकिन कब? अगर सन पूछ ले तो 1861। और कभी कभी ये भी पूछ लेगा, हो सकता है कि आने वाले समय में पूछ ले कि फादर ऑफ सर्बल पाल्सी किसे कहा जाता है ना। सर्बल पाल्सी का फादर किसे कहा जाता है? तो वो भी विलियम जॉन लिटिल को ही कहा जाता है। विलियम जॉन लिटिल को फादर ऑफ सर्बल पाल्सी, फादर ऑफ सीपी कहा जाता है, विलियम जॉन लिटिल को, है ना। एक क्वेश्चन ये है कि सर्बल पाल्सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सर्बल पाल्सी को और किस नाम से जाना जाता है? सर्बल पाल्सी को बर्थ पाल्सी भी कहते हैं। सर्बल पाल्सी को बर्थ पाल्सी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंडीशन जन्म से होती है। सर्बल पाल्सी जो है वो जन्म से ही होती है, इसीलिए इसको बर्थ पाल्सी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका दूसरा नाम है सर्बल पाल्सी का। तो आप ये याद रखेंगे सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। द वर्ड सीपी वॉज कॉइन्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय, यानी कि सर्बल पाल्सी वर्ड जो है सीपी वर्ड, ये किसने पॉपुलर किया था, किसने फेमस किया था, किसने कॉइन किया था, किसने इस वर्ड का सबसे पहले यूज किया था? इस वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था?
इस वर्ड को पॉपुलर किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। थॉर्नडाइक थे, कोहलर थे, सर विलियम ऑसलर थे या बंडूरा थे, है ना। तो थॉर्नडाइक अलग हैं, थॉर्नडाइक ने अलग एक्सपेरिमेंट किया है, कोहलर ने अलग किया है, बंडूरा ने अलग किया है ना। ये सब अपनी दूसरी साइकोलॉजी में हमने ये सब पढ़ा है, एजुकेशन साइकोलॉजी में हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सर्बल पाल्सी ये जो वर्ड है सीपी, इस वर्ड का सबसे पहले इस वर्ड को कॉइन किसने किया था, तो विलियम ऑसलर ने किया था। सीपी वर्ड को जो कॉइन किया था, इस वर्ड को कॉइन जो किया था विलियम ऑसलर ने किया था। कब किया था, विलियम ऑसलर ने इस वर्ड का यूज किया था 1889, ठीक है 1889, आपको डेट याद रखनी है। 1889 में सीपी वर्ड को जो कॉइन किया था वो किया था विलियम ऑसलर ने किया था सीपी वर्ड को कॉइन। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उस बुक का नाम भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। वो क्या थी, सेरेब्रल पाल्सी ऑफ चिल्ड्रन, सेरेब्रल पाल्सी ऑफ चिल्ड्रन। इस बुक का नाम आप नोट कर लेना, ये भी पूछा जाता है। ये बुक कब लिखी थी, वो भी 1889 में ही लिखी गई थी। तो इस तरह से ही आपकी चीजें क्लियर हो जाती हैं। थॉर्नडाइक के बारे में आपने सीटेट वगैरह इन चीजों में पढ़ा ही होगा। बाकी बंडूरा में भी आपको बूबू डॉल वाला एक्सपेरिमेंट और बाकी सारा स्टेजेस याद ही होंगे। कोहलर कोफगैंग कोहलर वाला भी आपको पता ही होगा और थॉर्नडाइक का भी आपको पता ही होगा, ठीक है। वो ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड। क्या है सेरेब्रल पाल्सी में जो सेरिब्रल है वो किसको रेफर करता है। देखिए सेरेब्रल पाल्सी जो वर्ड है, ये जो सेरेब्रल है ना, दो वर्ड होते हैं सेरेब्रल, एक होता है पाल्सी। तो जो सेरेब्रल का मतलब होता है वो ब्रेन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ब्रेन से। और पाल्सी का मतलब होता है वीकनेस या प्रॉब्लम, है ना, वीकनेस और प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है पाल्सी का मतलब, कि वीकनेस आ गई तो इससे रिलेटेड होता है। तो सेरेब्रल का मतलब क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है, और पाल्सी का मतलब होता है वीकनेस या प्रॉब्लम। और कभी कभी ये वर्ड ना दिखाई दे, वीकनेस या प्रॉब्लम, तो पैरालिसिस वर्ड आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा, तो वो आपको टिक करना है। तो यहाँ पर सेरेब्रल का मतलब किससे है, इंजरी इन द मसल्स, मसल्स में इंजरी से है, ऐसा नहीं है। समथिंग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना, समथिंग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन से रिलेटेड है सेरेब्रल का मतलब, ये बात सही कह रहा है कि कुछ ब्रेन से रिलेटेड। वीकनेस ऑफ द प्रॉब्लम, ये पाल्सी का मीनिंग है ना, ये पाल्सी का मीनिंग है, मैंने अभी बताया। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सेरेब्रल पूछ रहा है, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम चीजों को समझते हैं और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर रिलेटेड टू ऑटिज्म। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वो होते हैं कि जब आपके पेरीनेटल पीरियड जो होता है, कंसेप्शन पीरियड जो होता है 9 मंथ का, उसमें मदर को किसी न तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, डायबिटीज हो जाए या जॉन्डिस वगैरह इस तरह की कोई बीमारी हो जाए, उसका असर बच्चे पे पड़े, या कोई क्रोमोसोम्स या जीन्स में एबनॉर्मलिटी हो जाए, तो उसकी वजह से जो बच्चे को प्रॉब्लम होती है या डिसऑर्डर होता है, वो आपका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ना। उसकी वजह से जो जीन्स में प्रॉब्लम या कुछ भी पीरियड जो 9 मंथ में उसको जो डिसेबिलिटी हुई है, जो उसको प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से उसकी जो स्थिति हुई है जन्म के बाद, जो डिसऑर्डर उसे हुआ है, वो आपका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है, नॉट पूछ रहा है। क्वेश्चन तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर रिलेटेड टू ऑटिज्म। तो ऑटिज्म से रिलेटेड कौन सा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है। तो ऑटिज्म के टाइप्स अगर आपने पढ़े हो, मैंने आपसे पहले भी बोला था वीडियो में, ऑटिज्म के टाइप्स मुझे कमेंट करके बताना। वैसे तो किसी ने बताई नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑटिज्म का टाइप है, ये भी ऑटिज्म का टाइप है, ये भी ऑटिज्म का टाइप है, लेकिन ये ऑटिज्म का टाइप नहीं है। कौन सा, डी। अगर मैं बात करूँ एस्पर्जर सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और डिमेंशिया, तो कौन सा कह रहा है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है। तो ये भी डेवलपमेंट, देखो तीनों ही ऑटिज्म से रिलेटेड है और तीनों ही डेवलपमेंट से रिलेटेड ही है। यानी कि ये वाली कंडीशन की बात करें एस्पर्जर सिंड्रोम की, तो ये आपके डेवलपमेंटल पीरियड जो 9 मंथ का पीरियड होता है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये कंडीशन देखी जाती है। रेट सिंड्रोम भी क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम में दिक्कत की वजह से देखी जाती है। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये भी ऑटिज्म का टाइप है और ये भी जाहिर सी बात है
के डेवलपमेंटल पीरियड में देखी जाती है, जब बेबी बॉर्न हो रहा होता है, बन रहा होता है ना, तो उस समय। लेकिन डिमेंशिया क्या है, एक एक्वायर्ड कंडीशन है, यानी कि जन्म के बाद भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डिमेंशिया भूलने की बीमारी से रिलेटेड है। जब चीजें भूलने लगता है इंसान तो वो डिमेंशिया होता है, कि भाई आपको अचानक से चीजें भूलने की बीमारी हो गई है, तो वो आपका डिमेंशिया कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें आज के समय में, इसमें थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताना चाहूँ तो एस्पर्जर सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो पहले जो थे, एएसडी की बात कर रहा हूं मैं, एएसडी की बात कर रहा हूं, तो एएसडी के पहले 5 टाइप हुआ करते थे। कितने थे? 5 टाइप थे पहले ऑटिज्म के। लेकिन आज के समय में ऑटिज्म कितने हैं? 5 नहीं है, अब आप 4 हैं, ये आपको याद रखना है। 4 ऑटिज्म के टाइप हैं। पहला है एस्पर्जर सिंड्रोम, ठीक है, दूसरा है आपका परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तीसरा है आपका सीडीडी, ठीक है, सीडीडी, और फोर्थ है आपका क्लासिक ऑटिज्म, ठीक है, क्लासिक ऑटिज्म, एएसडी सिंपल लिख दो, क्लासिक ऑटिज्म। लेकिन रेट सिंड्रोम जो है, ये जो रेट सिंड्रोम है, यह आज के समय में इसको एएसडी का टाइप नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जो रेट सिंड्रोम है, ऐसा माना जाता था पहले, इसको एएसडी में काउंट कर लिया गया था। रेट सिंड्रोम जो है ये सिर्फ फीमेल को होता है, रेट सिंड्रोम सिर्फ फीमेल को होता है, ये पहले भी साबित हुआ था, लेकिन इसको फिर भी ऑटिज्म का टाइप बताया गया। लेकिन बाद में कुछ रिसर्चर्स ने, कुछ जो मेडिकल फील्ड में काम करा उन्होंने, तो उन्होंने ये साबित करा कि भाई ये जो रेट सिंड्रोम जो है, जो फीमेल्स को होता है, ये जो है वो जीन में खराबी की वजह से होता है, और उस जीन का नाम था MSCP2 जीन। ये जो जीन है इसमें खराबी आ जाती है, और इस खराबी की वजह से ये रेट सिंड्रोम होता है। तो ये साबित हो गया, कब हुआ, और ये साबित भी कब किया गया? ये 1999 में साबित हुआ था। 1999 में ये चीज साबित की गई कि MSCP2 जीन में खराबी की वजह से रेट सिंड्रोम होता है, और इस वजह से ये जो है ये एक ऑटिज्म का टाइप नहीं है। तो 1999 में ही जब ये साबित कर दिया गया ऑटिज्म की टाइप में से, या ऑटिज्म में इसको जो शुमार था ये रेट सिंड्रोम, इसको इससे हटा दिया गया, बिल्कुल हटा दिया गया कि अब ये ऑटिज्म में, रेट सिंड्रोम को ऑटिज्म से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग कंडीशन है रेट सिंड्रोम। तो आज के समय में रेट सिंड्रोम को ऑटिज्म में नहीं काउंट किया जाता है आज के समय में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से पूछ रहा था, इसलिए मैंने डी लगाया है। लेकिन अगर पूछता है इनमें से कौन सा ऑटिज्म का टाइप नहीं है, अगर आता तो रेट सिंड्रोम लगाता मैं, है ना, और इसकी जगह आपका सीडीडी या क्लासिक ऑटिज्म लिखा होता डिमेंशिया की जगह, तो मैं आपका बी लगाता। फिलहाल इसका आंसर क्या है? डी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है ऑटिज्म इज द कैरेक्टराइज्ड बाय, है ना, ऑटिज्म की विशेषता है। यानी कि देखो वर्ड्स याद रखना कि कभी भी ऑटिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स का भी मतलब वही है, या तो ऑटिज्म का कैरेक्टरिस्टिक वर्ड आ सकता है, या वर्ड आ सकता है इसकी जगह सिम्टम, है ना, इसकी जगह वर्ड आ सकता है सिम्टम्स, सिम्टम्स वर्ड आ सकता है। सिम्टम्स नहीं आएगा तो इसकी जगह वर्ड आएगा फीचर, है ना। ये 3 ही वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, और इसकी मतलब है सीधा उसके लक्षण बताओ, उसके सिम्टम्स बताओ, है ना। एक ही ऑटिज्म से ही रिलेटेड अगर पूछा जाएगा तो वर्ड चेंज हो जाएगा कि ऑटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ऑटिज्म का फीचर बताओ, या ऑटिज्म का सिम्टम बताओ। तो बात तो वही है, बस वर्ड चेंज हो रहा है, और कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है वर्ड, या तो सिम्टम्स आ रहा है, फीचर, तीनों का मतलब एक ही है, उसके सिम्टम से रिलेटेड ही है तीनों का मतलब। तो अब ऑप्शन में कह रहा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इनमें से कौन सी, तो अनयूजुअल बिहेवियर। सबसे पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अनयूजुअल बिहेवियर पैटर्न। क्या ऑटिज्म बच्चे का ये सिम्टम है कि अनयूजुअल बिहेवियर पैटर्न वो करता है, यानी कि असामान्यता व्यवहार पैटर्न करता है? हाँ बिल्कुल करता है। अनयूजुअल बिहेवियर क्या होता है ये, अगर आपने इसे समझा होगा, ऑटिज्म की सिम्टम्स आपने पढ़े होंगे, तो अनयूजुअल बिहेवियर क्या होता है? अनयूजुअल बिहेवियर ये होता है कि बच्चा जो है ना, ऐसी चीजें करे जिससे उसे अच्छा फील हो, जिससे उसे सुकून मिले। जैसे बहुत सारे ऐसे ऑटिज्म बच्चे होते हैं जो चिल्लाते हैं, या फिंगर फ्लिकिंग करते हैं, यूं करके ऐसे करते रहते हैं हाथों को, है ना, या फिर उछलते रहेंगे, या भागेंगे, या कूद के बैठ जाएंगे एकदम, तो उससे उन्हें सुकून मिलता है। आप कितना ही मना कर लो लेकिन ऐसा करेंगे वो, तो वो क्या होता है, ऐसा बिहेवियर जो ठीक नहीं है, लेकिन वो करते हैं क्योंकि उन्हें उससे सुकून मिलता है। या क्या कहते हैं, अपना सर दीवार पे मारना, है ना, या फिर कूदना,
है ना। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके अंदर ऐसे अनयूजुअल बिहेवियर ये होता है कि उन्हें किसी कोई भी छोटी मोटी ऊंचाई की चीज दिख जाए तो वो उस पर चढ़ के कूद जाते हैं और उन्हें उसमें मजा आता है, फिर चढ़ते हैं फिर कूदते हैं, फिर चढ़ते हैं फिर कूदते हैं। तो ये क्या है, अनयूजुअल बिहेवियर है और ये सिम्टम पाया जाता है, ये एक सिम्टम है ऑटिज्म का, तो ये हम मानेंगे ये करेक्ट है। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेट कम करता है, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है ना, यानी कि वो अपने आसपास से नहीं अपने पेरेंट्स से भी इतना कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है ना। ये बी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट कह रहा है कि भाई सोशल इंटरेक्शन में यानी कि कम्युनिकेशन में उसे दिक्कत होती है। पुअर सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है उसे, बिल्कुल होती है। आई कांटेक्ट भी उनका वीक होता है, यानी कि कभी भी उससे बात करेंगे चाहे उसके खुद के पेरेंट्स क्यों ना करें तो वो कभी भी आई कांटेक्ट नहीं करेगा, पेरेंट्स से भी नहीं करता। तो क्या है, ये पुअर इंटरेक्शन है, अपने पेरेंट्स से ही नहीं बाहर से ही किसी से भी इंटरेक्शन ठीक से नहीं करता, तो ये भी ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ही सही हैं, तीनों ही करेक्टरिस्टिक, तीनों ही फीचर हैं, तीनों ही करेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों ही सिम्टम्स है ऑटिज्म के। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 108। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। इकोलेलिया इज डिफाइन एज, इकोलेलिया क्या होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इकोलेलिया क्या होता है, तो इसको मैं समझा देता हूँ पहले। इकोलेलिया जो है वो आपका पहले इकोलेलिया जान लेते हैं कि इकोलेलिया क्या होता है। तो इकोलेलिया सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है वो ऑटिज्म में होता है, ठीक है। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि इकोलेलिया इन मोस्ट कॉमन इन ऑटिज्म, ये आपको याद रखना है भाई, मोस्ट कॉमन किसमें, ऑटिज्म में है। इकोलेलिया दो तरीके का होता है, एक होता है इमीडिएट इकोलेलिया, एक होता है डिलेड इकोलेलिया। इमीडिएट इकोलेलिया में क्या होता है, बच्चा है ना वो तुरंत ही सामने वाली बात को रिपीट करेगा। जैसे आप उससे बोलोगे हेलो कैसे हो आप, इसी चीज को वो रिपीट कर देगा बच्चा जो ऑटिज्म होगा, वो कहेगा हेलो कैसे हो आप, वो कहेगा उससे कुछ भी बोलोगे बोलो कैट, तो वो भी यही बोलेगा बोलो कैट। तो ये क्या है, आपकी बात को सुन के तुरंत रिपीट कर रहा है, तो ये इकोलेलिया कैसा है, इमीडिएट इकोलेलिया, इमीडिएट आपकी बात को रिपीट कर रहा है। एक होता है डिलेड इकोलेलिया। डिलेड इकोलेलिया क्या होता है, इसमें बच्चा जो है तुरंत रिपीट नहीं करता, आपने कुछ बोला, आपकी बात को उसने सुना, सुनने के बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या फिर नेक्स्ट डे अगले दिन वो आपकी बात को रिपीट करेगा, तो वो क्या है, वो डिलेड इकोलेलिया कहलाता है। तो आपको इकोलेलिया समझ में आ गया, इकोलेलिया में वर्ड्स रिपीट करेगा बच्चा, आप जो बोलोगे वही वो भी दोहराएगा। इकोलेलिया इज डिफाइन एज क्या है, अब देख लेते हैं, अब आप आसानी से आंसर दे दोगे। बोलने के देखो, सिंगिंग हैंगिंग कंस्टेंटली इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड्स टू स्पीक, बोलने के स्थान पर लगातार गाना, ऐसा कुछ तो इकोलेलिया में हमने नहीं पढ़ा। रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हैव बीन सेड बाय अदर्स, है ना, दूसरे औरों के द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को दोहराता है, ये कहना तो बिल्कुल सही है, बात तो सही हो रही है। यूजिंग नो वर्ड्स और नो साउंड्स, किसी मतलब कोई भी शब्दों या ध्वनियों का उपयोग नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, इकोलेलिया में करता है शब्दों का उपयोग। स्पीकिंग इन द मोनोटोन, ये मोनोटोन क्या होता है, मोनोटोन का मतलब होता है जब कोई पर्सन एक ही टोन में बात करे, है ना, एक ही टोन में जब आप बात करते हो ना, ये सिर्फ इसमें नहीं होता, किसी एडल्ट में भी होता है, मुझ में, तुम में, आप में, किसी में भी हो सकता है ये मोनोटोन वाली दिक्कत, कि आप एक ही टोन में बात करते हो, कि एक पर्सन है जो हमेशा भारी आवाज में बात करता है, या एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा अपनी पतली आवाज में बात करता है, उसका जो टोन है वो चेंज नहीं होती बात करने की। जैसे मैं हूं, मेरी टोन कभी हाई कभी लो, है ना, जैसे मैंने अभी बोलना शुरू करा कैसे हो आप, और अभी मैंने लो कर ली कैसे हो आप, तो क्या है ये मेरी टोन ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन जिनकी टोन बिल्कुल सेम रहती है, एक ही टोन में बात करते हैं, वो मोनोटोन होती है, तो उसमें भी बच्चा ये भी इसमें रिलेटेड नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपका 100 मैंने ये भी समझा दिया इकोलेलिया के बारे में। अब आते हैं 110, क्वेश्चन नंबर 110। व्हेन स्पीकिंग विद एन ओल्डर एडल्ट विद सम हेयरिंग लॉस यू शुड, यानी कि व्हेन स्पीकिंग विद द किसी ओल्डर एडल्ट से आप बात कर रहे हो, स्पीक कर रहे हो, है ना, जिसको कुछ सम हेयरिंग लॉस यानी कि कुछ उसे कुछ लेवल पर सुनाई नहीं देता, हल्का सा क्या कहते हैं सुनाई देने में उसे प्रॉब्लम है, यू शुड, आप क्या करोगे, है ना, स्पीक अ लिटिल स्लोअर देन नॉर्मल, है ना, यानी कि उसको तो सुनाई नहीं दे रहा, आप कम लेवल पे बात करोगे, सामान्य से थोड़ा धीरे धीरे बोलोगे, ऐसा तो हम नहीं करेंगे। स्पीकिंग लाउडली इन टू देयर बेस्ट ईयर, ऐसा भी हम नहीं करेंगे, बहुत लाउडली चिल्ला के उसके कान में बोलेंगे, ऐसा भी तो हम नहीं करेंगे, है ना।
तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फेस देम सो दे कैन वॉच योर लिप्स, है ना, उसके सामने अपना फेस रखना है ताकि आपकी लिप्स की मूवमेंट को वो देख सके और फिर वो जज कर सके, वो अंदाजा लगा सके, गेस कर सके कि आप क्या बोल रहे हो। ये कहना बिल्कुल ठीक है, ये कहना ठीक है। फेस देम सो दे कैन वॉच योर लिप्स, उनका उनका सामना करके बोलना चाहिए ताकि वो होठ पढ़ सके। ठीक है। आस्क अनदर पर्सन टू ट्रांसलेट, दूसरे पर्सन को कहना कि ट्रांसलेट कर दो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। टीचर को क्या करना पड़ेगा, जो भी सामने वाला बोल रहा है उसे क्या कहते हैं, सामने मुंह करके ये चीज सिखाई जाएगी कि भाई फेस अपना सामने वाले पर्सन की तरफ रखो ताकि वो लिप रीड कर सके, लिप रीडिंग कर सके। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111। रेसिडुअल हेयरिंग लॉस जो है रेफर करता है, किस चीज को रेफर करता है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेसिडुअल हेयरिंग लॉस क्या होता है। रेसिडुअल हेयरिंग लॉस क्या होता है, तो इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, है ना। रेसिडुअल हेयरिंग लॉस होता है कि रेसिडुअल हेयरिंग लॉस होता है बचा हुआ हेयरिंग लॉस, बचा हुआ हेयरिंग लॉस। सारा क्वेश्चन जो है वो रेसिडुअल हेयरिंग लॉस का जो है हेयरिंग वो क्या होता है। तो रेसिडुअल हेयरिंग लॉस होता है कि आपकी बची हुई सुनने की क्षमता को हम रेसिडुअल हेयरिंग कहते हैं। रेसिडुअल का अगर मैं एक सिंपल मीनिंग बताऊं तो रेसिडुअल का मतलब है रिमेनिंग पावर ऑफ हेयरिंग, है ना। तो रिमेनिंग हेयरिंग पावर जो होती है आपकी, वो आपका रेसिडुअल हेयरिंग होता है। जैसे मान के चलिए आपका 100%, मेरी जो है सुनने की क्षमता इस समय 100% है, मैं आराम से नॉर्मली सुन सकता हूँ, लेकिन किसी हादसे में मेरा कान का कोई पर्दा फट जाए, डैमेज हो जाए, उस डैमेज की वजह से अब मेरा क्या है कि मेरा 70% लॉस हो गया हेयरिंग का, है ना, और बचा कितना 30%। अब वो 30% ही मेरा क्या कहलाएगा, जो बचा है जिससे मैं अब चीजें सुन पाता हूँ, मैं दूसरों की बात से सुन पाता हूँ, वो मेरा रेसिडुअल हेयरिंग आपका कहलाता है। इसको मैं एक सिंपल भाषा में हम इसे एप्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे एक एप्पल होता है, वो है ना, एक पहला होता है बिल्कुल साबुत, ये मान के चलिए 100% एप्पल है आपका, है ना। और इस एप्पल को आप अपनी वॉइस समझिए, आपका हेयरिंग लेवल समझिए कि आपका हेयरिंग लेवल क्या है, एचएल क्या है, हेयरिंग लेवल क्या है आपका, हेयरिंग लेवल की बात कर रहा हूं मैं। हेयरिंग लेवल क्या है आपका 100% है, सुनने की पावर आपके अंदर 100% है। अब क्या होता है कि किसी कारण से जैसे एप्पल सड़ जाता है ना, इतना हिस्सा एप्पल का सड़ जाता है, अब सड़ने के बाद जो बचा हुआ एप्पल बचता है ना, तो ये एप्पल जो सड़ गया है ये आपका हेयरिंग लॉस है, कि इतना हेयरिंग लॉस आपका हो गया है। ठीक है, हेयरिंग लॉस आपका हो गया है इतना, कितना, इतना। अब मान के चलिए 100% एप्पल था और इसमें से आपका 40% एप्पल खराब हो गया, और ये जो एप्पल खराब हुआ है ये आपकी सुनने की पावर थी जो गई है, ये आपका हेयरिंग लॉस है। और जो बचा है ये आपका 60%, ये आपकी हेयरिंग पावर अब बची है। और यही हेयरिंग पावर जो आपकी बची है, सुनने की क्षमता, इसे ही हम कहते हैं रेसिडुअल हेयरिंग लॉस। रेसिडुअल हेयरिंग कहते हैं, सॉरी लॉस कह रहा हूँ, रेसिडुअल हेयरिंग कहते हैं इसे, बची हुई सुनने की क्षमता। तो इस तरह से आप इसे एप्पल से समझ सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ आ गई हो तो अब आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रेसिडुअल हेयरिंग रेफर टू, किसको रेफर करता है? द मेमोरी ऑफ साउंड्स प्रायर टू द लॉस ऑफ हेयरिंग, सुनने की क्षमता खोने से पहले की ध्वनियों की स्मृति करना। ऐसा तो नहीं है ना, कि भाई सुनने की क्षमता खोने से पहले, मतलब सुनने की क्षमता जो खोने से पहले की ध्वनियों को आप क्या करोगे, मेमोरी ऑफ द साउंड याद करोगे, इस तरह से स्मृति करोगे, याद करोगे। तो ऐसा तो नहीं है। हेयरिंग दैट रिमेन आफ्टर द हेयरिंग लॉस विद एम्पलीफिकेशन, यानी कि श्रवण हानि के बाद की सहायता से बची हुई सुनने की क्षमता, ये कुछ सही कह रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। कि हेयरिंग दैट रिमेन विदाउट एम्पलीफिकेशन ओनली, विदाउट एम्पलीफिकेशन, ये भी थोड़ा थोड़ा ठीक कह रहा है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है अभी। दो साउंड एट द हाई डेसिबल लेवल, इससे तो इसका कोई लेना देना है नहीं, तो ऑप्शन बचे बी और सी। तो बी और सी में दोनों को अब हम ध्यान से समझेंगे। एम्पलीफिकेशन दोनों में वर्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ओनली एम्पलीफिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, देखो इसमें ये बात हो रही है बी ऑप्शन में कि भाई अब उसका हेयरिंग लॉस हो चुका है, उसकी सुनने की पावर जा चुकी है ना। अब उसके बाद बची कुछ जो पावर है उससे वो सुनेगा। तो अब क्या है, चाहे कान की मशीन लगा के सुने, चाहे वो जो लॉस हुआ है उस लॉस को थोड़ा रिकवर करे, जितना भी करे। और अब क्या है, सारी एम्पलीफिकेशन हम कर लेंगे। एम्पलीफिकेशन से हमारा मतलब है, एम्पलीफिकेशन से हमारा ताल्लुक है कि हेयरिंग एड वगैरह पहनाना, है ना, उससे है, कॉकलिया इम्प्लांट करना, इससे रिलेटेड है हमारा।
कि उसके बाद उसके पास जो हेयरिंग पावर बची है सुनने की वो, और यहाँ पर एक है विदाउट एम्पलीफिकेशन जो हेयरिंग पावर बची है। तो विदाउट एम्पलीफिकेशन की बात नहीं करता, यहाँ पर बात हो रही है एम्पलीफिकेशन की। तो रेसिडुअल हेयरिंग से हमारा तात्पर्य होता है, यानी कि इसका मतलब होता है कि एम्पलीफिकेशन के बाद, आपकी मॉडिफिकेशन के बाद, यानी कि ट्रीटमेंट के बाद जो आपकी जो भी आपका लॉस हुआ है हेयरिंग का, उस ट्रीटमेंट के बाद आपका कितनी सुनने की पावर है, वो आपकी सुनने की पावर बची है, वो आपका रेसिडुअल हेयरिंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, 112 मतलब आई मीन हेयरिंग लॉस में भी, हेयरिंग लॉस में भी क्या हो सकता है? हेयरिंग हो सकता है सेंसोन्यूरल, कंडक्टिव, मिक्स, या सेंसोन्यूरल, कंडक्टिव और मिक्स, तीनों हो सकता है। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार पिक्चर से समझा देता हूँ, फिर इसका आंसर करेंगे हम। तो ये आपकी पिक्चर है, और हेयरिंग लॉस 3 तरीके का होता है। मैं आपको बता दूं कि हेयरिंग लॉस 3 टाइप का हेयरिंग लॉस होता है। एक आपका होता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, एक होता है सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस, एक होता है आपका मिक्स हेयरिंग लॉस। ठीक है, दो जो आपका यहाँ से यहाँ तक का होता है आपका, वो आपका होता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, है ना, जिसमें जो साउंड है या वॉइस है वो उसको कंडक्शन में दिक्कत होने लगती है। कंडक्शन है, ये इधर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है साउंड, तो ये कंडक्शन है, तो वो कंडक्शन कर ही नहीं पाता। हो सकता है कि नली डैमेज हो गई हो, ये क्या कहते हैं इसे, आउटर ईयर डैमेज हो जाता है जब, है ना, या ये आपका ऑडिटरी कैनाल या पिन्ना में कोई दिक्कत आ गई तो साउंड यहाँ अंदर तक पहुंच ही नहीं पाचा, जब यहाँ पहुंच नहीं पा रहा तो अंदर नहीं पहुंच पा रहा, अंदर नहीं पहुंच पा रहा तो सुनाई नहीं देगा, तो इसे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। तो एक टाइप है। इसके बाद बात करें तो सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस, जिसमें आपका इनर, पूरा इनर पार्ट जो होता है उनमें से किसी भी तरह का कोई डैमेज हो सकता है। नसों में डैमेज हो सकता है नर्व डैमेज हो गई हो सकता है कोक्लिया डैमेज हो गया हो, ये कोक्लिया हो सकता है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल में दिक्कत हो गई हो सकता है ये मिडिल ईयर में जो बोन्स है इसमें दिक्कत आ गई हो, है ना। तो इन किसी भी वजह से, है ना, या फिर एंडोलिम्स पैरेलिम्स में कोई दिक्कत हुई हो, तो इन वजह से आपका कह सकते हो कि सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, जो कि इनर पार्ट में कुछ खराबी होती है तो डैमेज हो जाता है। तो और एक होता है मिक्स, ये दोनों ही हो जाए, साथ में हो जाए या एक हो फिर बाद में हो, जब साथ में हो जाएंगे तो फिर मिक्स हेयरिंग लॉस हो जाएगा। तो 3 टाइप का हेयरिंग लॉस होता है, कि मैंने आपको बता दिया। अब आप देख लेते हैं ये, तो जो हेयरिंग लॉस होता है वो क्या होता है, सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस भी होता है, कंडक्टिव भी होता है, मिक्स भी होता है। तो तीनों ही टाइप का हेयरिंग लॉस देखा जाता है किसी भी पर्सन में, है ना। ये टाइप है तीनों हेयरिंग लॉस के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, है ना, 113। द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड स्टूडेंट हु रिसीव अ कॉलेज डिग्री, है ना। तो वो कौन सा पहला पर्सन है जिन्होंने पहली डिग्री हासिल करी थी, ग्रेजुएशन डिग्री, इसमें लिखा नहीं है ग्रेजुएशन डिग्री, लेकिन डिग्री लिखा हुआ है कि डिग्री उसने हासिल करी थी, जबकि वो क्या था, डेफ ब्लाइंड था। यानी कि डेफ का मतलब सुनाई भी नहीं देता, तो ब्लाइंड का मतलब देख भी नहीं सकते थे, ना सुनाई देता था ना दिखाई देता था, इसके बावजूद उन्होंने कॉलेज डिग्री हासिल करी। अब इसमें मेंशन नहीं है कौन सी डिग्री हासिल करी, लेकिन मैं आपको बता दूं उन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी थी। वो कौन था पर्सन, लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल ने तो ब्रेल पे काम किया है, ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई है, यानी कि छूकर आप पढ़ सकते हो, है ना, एक क्या कहते हैं सेंसिस के जरिए, जिसमें 6 डॉट थे, बाद में 12 डॉट हो गए, है ना। 1824 के आसपास उन्होंने आपका ये बनाया था, ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई थी। इसके बाद हेलन केलर आती है। हेलन केलर कौन है, ये डेफ ब्लाइंड थी, यही वो पर्सन है। हेलन केलर एक लेडी थी जो कि डेफ ब्लाइंड थी, और इन्होंने सबसे पहले कॉलेज डिग्री हासिल करी थी, है ना। ये आपको याद रखना है कि कॉलेज डिग्री इन्होंने हासिल करी थी, और ये पहली पर्सन थी। और ये काफी, मतलब जब भी डेफ ब्लाइंड की बात होगी ना, तो डेफ ब्लाइंड की हिस्ट्री में जब भी बात होगी, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी की, फेमस पर्सनैलिटी की बात होगी डेफ ब्लाइंड की हिस्ट्री में, तो वो हेलन केलर की होगी, है ना। तो आपको याद रखना है कि हेलन केलर की बात होगी जब भी डेफ ब्लाइंड की हिस्ट्री की बात होगी, तो सबसे फेमस पर्सनैलिटी हेलन केलर है। तो इन्होंने क्या करा था, आपकी कॉलेज डिग्री, इन्होंने कॉलेज डिग्री हासिल करी थी, ग्रेजुएशन की, बीए की हासिल करी थी। और जो एना सल्वियान थी, ये टीचर थी, जो एलन सल्वियान है ना, ये टीचर थी किसकी, हेलन केलन की टीचर थी, है ना। इटार्ड तो आपको पता ही है, इटार्ड कौन था,
जीन मार्क इटार्ड, जैसे फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन भी कहा जाता है। इन्होंने एक बच्चे को 11 साल के जो विक्टर को ट्रेनिंग दी थी एवियन के जंगलों में, जिसकी वजह से 5 साल की ट्रेनिंग दी थी, जिसके बाद इटार्ड को फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन कहा जाता है। अब क्वेश्चन भी आता है फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन किसको कहा जाता है? इटार्ड को। लुइस ब्रेल अपने अलग पर्सनैलिटी है। और एना सर्विलियन के बारे में बता दिया, एक टीचर थी और इन्होंने इनकी ट्रेनिंग में काफी योगदान दिया था एलन केलर की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इससे ज्यादा एक्सप्लेन में करूंगा तो ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉज द retinas to gradually degenerate with time due to cell death and often contribute to deaf blindness। इसका मतलब है वो कौन सा डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिक वो कौन सी कंडीशन है ना, वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से डेफ ब्लाइंडनेस होती है ना। ये पूछा, एक आनुवांशिक विकार है जो कोशिका की मृत्यु के कारण समय के साथ रेटिना को धीरे धीरे क्षतिग्रस्त करता है और अक्सर बाधित यानी डेफ ब्लाइंड का कारण बनता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। रेटिनस पिगमेंटोसा क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन है रेटिनस पिगमेंटोसा होता क्या है? पिक्चर इसकी कोई लगाई है मैंने, लगाई है। चलो पहले हम देख लेते हैं रेटिनस पिगमेंटोसा क्या होता है। देखिए भाई, रेटिनस पिगमेंटोसा क्या होता है? रेटिनस पिगमेंटोसा क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, जो इस रेटिना के अंदर के जो सेल्स होते हैं, इस रेटिना के अंदर जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स दो ही तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके रॉड्स, एक होता है आपके कॉन्स, है ना। ये दो तरीके के सेल्स होते हैं। ये सेल्स अपने आप खुद ही डीजेनरेट होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं जीन्स में खराबी की वजह से। इसलिए इसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहा गया है ना। डेफ ब्लाइंड को एक जेनेटिक डिसऑर्डर का कारण की वजह से होता है। इस तरह से कहा गया है कि रॉड्स एंड कॉन्स जो है वो डीजेनरेट होने लगते हैं टाइम के साथ साथ। तो इसकी वजह से जो होती है, सबसे पहले रॉड्स डैमेज होते हैं, फिर उसके बाद कॉन्स डैमेज होते हैं, फिर साइड की विजन खराब होती है। इस तरह से उन्हें डेफ ब्लाइंडनेस उनको हो जाती है, यानी डेफ ब्लाइंडनेस कॉज करता है ये रेटिनस पिगमेंटोसा। तो ये है। टॉन्सिल्स क्या होते हैं भाई? गले में जो होता है टॉन्सिल्स बन जाते हैं आपके, वो होती है दिक्कत टॉन्सिल्स की, पता ही है, ठीक है। तो जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बता दिया। एग्रोफोबिया जो होता है वो डर होता है बाहर जाना, ट्रांसपोर्ट पे जाना, अलग अलग तरह का ये जो डर होता है एग्रोफोबिया है। एनीमिया जो होती है खून की कमी को कहते हैं, जब खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया कहते हैं। तो इसमें क्या रहा है कि वो कौन सा है? तो रेटिनस पिगमेंटोसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेटिनस पिगमेंटोसा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, दैट जो कॉज करता है रेटिनास टू ग्रेजुअली। जो रेटिना क्या होता है, इसकी वजह से, रेटिनस पिगमेंटोसा की वजह से रेटिना धीरे धीरे ग्रेजुअली डीजेनरेट होने लगते हैं। डीजेनरेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन्स में खराबी आने लगती है। टाइम ड्यू टू सेल्स, है ना, समय के साथ साथ डेथ होने लगते हैं, सेल्स जो हैं वो मरने लगते हैं और इसकी वजह से डेफ ब्लाइंडनेस होती है। तो ये रेटिनस पिगमेंटोसा है। तो इससे हमें पता चलता है ये रेटिनस पिगमेंटोसा है। बाकी मैंने बता दिया टॉन्सिलाइटिस क्या है, एग्रोफोबिया क्या है, डर है, ये आपके गले में जो आपका टॉन्सिल्स हो जाते हैं, एनीमिया खून की कमी है। नेक्स्ट, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं आपका नेक्स्ट है 115, क्वेश्चन नंबर 115, डेफ ब्लाइंडनेस क्या है ना। डेफ ब्लाइंडनेस यानी कि सुनाई भी नहीं देता, बहरा है और साथ साथ दिखाई भी नहीं देता। डेफ ब्लाइंडनेस क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मल्टी सेंसरी डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिसऑर्डर है, या नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जो डेफ ब्लाइंडनेस है वो किससे रिलेटेड है भाई? आपको पता होना चाहिए कि डेफ यानी बहरा कान, ब्लाइंड यानी कि अंधा, दोनों क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। तो ये क्या है? ये सेंसरी डिसेबिलिटी है। क्या है ये? सेंसरी डिसेबिलिटी है। तो न्यूरोलॉजिकल तो ब्रेन से रिलेटेड होती है ना, तो ब्रेन से तो नहीं है डेफ ब्लाइंडनेस। मस्कुलर मसल से रिलेटेड भी नहीं है, सेंस से रिलेटेड है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि एक मल्टी सेंसरी डिसऑर्डर है, यानी कि एक सेंस नहीं,
एक से ज्यादा सेंस अफेक्टेड हैं, इसलिए मल्टी सेंसरी डिसेबिलिटी से कहते हैं, या मल्टी सेंसरी डिसऑर्डर। या तो डिसऑर्डर लिखा हुआ आएगा, या डिसेबिलिटी लिखा हुआ आएगा, या फिर डिसऑर्डर डिसेबिलिटी की जगह आपका इम्पेयरमेंट भी लिखा हुआ आ सकता है कभी कभी इस वर्ड की जगह, लेकिन ज्यादातर डिसऑर्डर ही देखने को मिलेगा आपको। तो मल्टी सेंसरी डिसऑर्डर है, यानी कि एक से ज्यादा सेंसेस अफेक्टेड हैं, इसलिए इसे मल्टी सेंसरी डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। इसको जो है डेफ ब्लाइंड को एक और नाम है इसका, वो है इसको डुअल सेंसरी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, डुअल सेंसरी डिसऑर्डर या इम्पेयरमेंट भी कहा जाता है इसको। ये आपको इस बात को भी आप नोट कर लें। तो राइट आंसर इसका मैंने बता दिया, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन बी यूज टू डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखो ये जो क्वेश्चन है 2014 वाला रिपीटेड है, 2014 में क्वेश्चन आया था, मैंने आपको पीवाईक्यू में कराया था, यही रिपीट हो गया आपका 18 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन बी यूज डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन से ही पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबल होने का। तो पहला ऑप्शन है सिग्निफिकेंट बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल, यानी कि आईक्यू क्या होना चाहिए, आईक्यू बिलो एवरेज होना चाहिए। जो ये बात कहना सही है कि बिलो एवरेज होना चाहिए आईक्यू, ये कहना बिल्कुल ठीक है, जब भी आप वो बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में फिट होगा, है ना, या उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। तो एक क्राइटेरिया को इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। दूसरा है इम्पेयरमेंट अडेप्टिव फंक्शनिंग जनरली, यानी अडेप्टिव फंक्शनिंग में लिमिटेशंस होनी चाहिए, जिसमें 3 स्किल्स भी मेजर की जाती हैं, पीसीएस, है ना, पीसीएस यानी प्रैक्टिकल, कंसेप्चुअल और सोशल स्किल्स को भी टेस्ट किया जाता है। तो ये भी कहना सही है ना, दीज डिफिसिट शुड बी मैनिफेस्ट बिफोर द एज ऑफ 18, यानी कि ये डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 18 साल से पहले होनी चाहिए, ये बात ये कह रहा है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होता है, ये तो मैंने शॉर्ट्स में भी आपको बताया है कि इम्पेयरमेंट और डिसऑर्डर में क्या फर्क है। तो इम्पेयरमेंट क्या होता है, इम्पेयरमेंट वो है जो ऑर्गन लेवल पर होता है, यानी कि कोई भी फिजिकल ऑर्गन आपका फिजिकल बॉडी पार्ट में फिजिकल ऑर्गन डैमेज हो जाए तो आपका इम्पेयरमेंट कहलाता है। जैसे कान कट जाना, ये कान मेरा है, आप कट गया तो ये मेरा इम्पेयरमेंट है। आईज है, एक आईज मेरी खराब हो गई, डैमेज हो गई, एक आंख से दिखाई नहीं देता, तो ये क्या है, मेरा इम्पेयरमेंट है ना। तो इम्पेयरमेंट जो होता है वो ऑर्गन लेवल पर होता है, स्ट्रक्चर लेवल पर होता है, एनाटॉमिकल लेवल पर होता है ना, फिजियोलॉजिकल लेवल पर होता है। तो फिजिकल ऑर्गन डैमेज हुआ इसलिए फिजियोलॉजिकल लेवल पर होता है। तो इम्पेयरमेंट क्या है ये आपको बताना है। लिमिटेशन दैट द इनहेरिटेड इन इंडिविजुअल, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ लो चाहे व्यक्ति में निहित सीमा, इस तरह से कुछ नहीं है। कॉज व्हेन अ इंडिविजुअल एनकाउंटर सिचुएशन बेस्ड एन एक्सटर्नल फैक्टर, तो ऐसा भी कुछ इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन इम्पेयरमेंट के बारे में नहीं है। अ लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल लेवल, तो ये बात कह रहा है फिजियोलॉजिकल लेवल पर, एनाटॉमिकल लेवल पर, या इसकी जगह लिखा हो सकता है स्ट्रक्चरल लेवल पर, स्ट्रक्चर लेवल पर, है ना, ये वर्ड भी आ सकता है स्ट्रक्चर लेवल पर। व्हेन अ पर्सन विद द लिमिटेड फिजिकल एबिलिटी वांट टू एंटर a building that has stair but no ramp for his or her wheelchair, जब सीमित शारीरिक क्षमता वाला व्यक्ति ऐसी इमारत में प्रवेश करना चाहे जहां पर सीढ़ियां हो लेकिन व्हीलचेयर के लिए रैंप ना हो, यानी कि एक पर्सन है जो आपका उसको किसी तरह की शारीरिक क्षमता है और वो कहाँ है, इमारत पे चढ़ना चाहता है, लेकिन क्या है, व्हीलचेयर पर है और चढ़ नहीं सकता, है ना, करना चाहे सीढ़ियां भी हैं लेकिन व्हीलचेयर के लिए रैंप ना होना, व्हीलचेयर के लिए रैंप ना होना, तो ये क्या कहलाएगा, है ना, ये एक तरीके से डिसेबिलिटी शो कर रहा है उसकी। तो ये इसका रिलेशन किससे, डी का डिसेबिलिटी से, ये डिसेबिलिटी को शो कर रहा है डी ऑप्शन। तो लेकिन हम इम्पेयरमेंट की बात करते हैं, तो इम्पेयरमेंट की बात कौन करता है, वो करता है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 118, कस्टोडियल कम्स अंडर विच क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये पूरी चारों की चारों मैंने अपनी प्लेलिस्ट में करवा दी हैं, जाके देख सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, साथ साथ आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। डिटेल में चीजें मैंने बता चुका हूँ, वीडियो शॉर्ट है, देख सकते हो। तो कस्टोडियल कम्स अंडर, इसमें से कौन सी कैटेगरी में, देखो ये क्लासिफिकेशन से ही सारे, कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हो ना,
वो है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की क्लासिफिकेशन। मेडिकल क्लासिफिकेशन, एजुकेशन क्लासिफिकेशन, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनवायरमेंटल कुछ नहीं होता। एनवायरमेंटल को हम मेडिकल में ही काउंट करते हैं, मेडिकल में ही काउंट करेंगे। तो जो कस्टोडियल्स है वो किस में काउंट करते हैं? तो कस्टोडियल जो है, इस कस्टोडियल को हम एजुकेशन में काउंट करते हैं। तो एजुकेशन क्लासिफिकेशन में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, एडुकेबल, ट्रेनेबल, कस्टोडियल, तीन टाइप पढ़ते हैं हम। एजुकेशन क्लासिफिकेशन में हम तीन टाइप पढ़ते हैं, तीन चीजें पढ़ते हैं, एडुकेबल क्लासिफिकेशन, ट्रेनेबल और कस्टोडियल। तो ये है आपका कस्टोडियल, किस में काउंट होगा? एजुकेशन में आएगा। मेडिकल में आपने ये चीजें पढ़ते हो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब डिसेबिलिटी हुई क्यों है, किस वजह से हुई है, उस पे क्रोमोसोम की वजह से हुई है, टॉर्च इन्फेक्शन, ये सब पढ़ते हैं हम, रीजंस पढ़ते हैं, कॉज के रीजंस। साइकोलॉजिकल में आपका क्लासिफिकेशन जो है उसमें हम पढ़ते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये चार कैटेगरी पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर इसी में आ जाएगा, कॉज करता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एजुकेशन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूडीएल स्टैंड्स फॉर, यूडीएल की फुल फॉर्म बतानी है। यूडीएल क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, सिंपल है इसका। यूडीएल की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, आप याद कर लो। अब देख लो ऑप्शन में कहाँ है, यूनिफॉर्म, ये पहले में ही आ गया, यूनिफॉर्म गलत है, यूनियन गलत है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, देखो फॉर लर्निंग आ रहा है, आ गया, यूनिवर्सल डेवलपमेंटल लिंक, डेवलपमेंट लिंक, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूडीएल का। इसको डिटेल में पढ़ना ना यूडीएल, क्योंकि यूडीएल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। इसकी फुल फॉर्म, इसके तीन जो स्तंभ है वो भी पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चन, हु फॉर्मुलेटेड द यूडीएल एजुकेशनल फ्रेमवर्क, देखो अभी पीछे यूडीएल का आया, अब आया यहाँ पर दोबारा यूडीएल से क्वेश्चन। दो क्वेश्चन सिर्फ यूडीएल में ही यूडीएल से ही आए थे कि यूडीएल जो है वो, इसका यूडीएल का ढांचा जो है वो किसने विकसित किया था, किसने बनाया था, तो उसका नाम क्या है? तो इसका आपका नाम याद रखना है, उसका नाम है यूडीएल का रोनाल्ड एल मैस। ये जो है इन्होंने, रोनाल्ड मैस ने यूडीएल का पूरा ढांचा तैयार किया था, आपको ये चीज याद रखनी है। ये बहुत फैक्चुअल कुछ आंसर्स होते हैं तो वो फैक्चुअल हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, स्ट्रेटेजिक नेटवर्क आर लोकेटेड इन, है ना, जो स्ट्रेटेजिक नेटवर्क होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं? ऑक्सीपिटल लोब में, फ्रंटल लोब में, टेम्पोरल लोब में या ब्रेन में, तो कहाँ पर होते हैं वो लोकेटेड, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ ब्रेन का, कि आपको ये पूरा ब्रेन का ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए भाई, है ना। तो आपको ये चीज याद होना चाहिए कि जो वाला आगे वाला पार्ट होता है ये फ्रंटल लोब होता है, ये पेरिएटल लोब होता है, ये ऑक्सीपिटल लोब होता है, और बीच में जो होता है वो आपका टेम्पोरल लोब होता है। तो मैंने आपको बता दिया, ये फ्रंटल लोब है, ये पेरिएटल लोब है, ये आपका ऑक्सीपिटल लोब है, और बीच में टेम्पोरल लोब है। तो इनके सबके फंक्शन है अपने अपने, आपको याद रखना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि जो हेयरिंग है वो किस लोब से रिलेटेड है, तो हेयरिंग जो आती है टेम्पोरल लोब में, हेयरिंग को काउंट किया जाता है ना, इसमें HI यानी हेयरिंग को काउंट किया जाता है, हेयरिंग इसमें इंक्लूड की जाती है। ऑक्सीपिटल में आपका विजन को इंक्लूड किया जाता है, विजन किससे रिलेटेड है, कौन से लूप से रिलेटेड है, तो ऑक्सीपिटल से, हेयरिंग किससे, टेम्पोरल से। और अभी स्ट्रेटेजिक पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्ट्रेटेजिक, तो वो स्ट्रेटेजिक किससे रिलेटेड है, फ्रंटल लूप से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा फ्रंटल लूप से रिलेटेड, ठीक है। ये आपका सिंपल सा इसका आंसर था, आपको ये ब्रेन के स्ट्रक्चर भी याद करना पड़ेगा, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 122, ये क्वेश्चन 2014 वाला रिपीटेड है, 14 में भी पूछा गया था और ये सेम एग्जैक्ट रिपीट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस, यानी साइंटिफिक प्रोग्रेस को सपोर्ट करने के लिए कौन सा एजुकेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है ना। तो कौन सा है, आइडियलिस्टिक एजुकेशन, रियलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक या नन ऑफ अबव। तो इसके लिए क्या आंसर होगा, रियलिस्टिक, यानी कि साइंटिफिक की बात कर रहे हैं ना, तो साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, जब तो सफल होगा, प्रोग्रेस होगी। तो रियलिस्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 123, हु सेड एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है ना। ये किसने कहा था, ठीक है, ये कहा था एरिस्टोटल ने। किसने कहा था ये,
एरिस्टोटल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका कहना था कि अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे, आपका ब्रेन स्वस्थ नहीं रहेगा, तो आप शिक्षा भी नहीं ले सकते। यानी कि शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो ब्रेन भी हेल्दी रहेगा, और ब्रेन हेल्दी रहेगा तो अच्छे से काम करेगा, और इस तरह से शिक्षा भी आप अच्छे से करोगे, लर्निंग अच्छी करोगे, सब कुछ अच्छे से सीख पाओगे। ये कहने वाले एरिस्टोटल थे। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन, देखो दो तरीके की एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन आपको पता ही है, इनफॉर्मल एजुकेशन भी आपको पता ही है, बहुत आसान है ना। तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ये क्या है, ये फॉर्मल एजुकेशन है। नॉन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स ये भी फॉर्मल एजुकेशन है। यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर भी आपकी फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर भी फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। जब इनमें से कोई है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का फाउंडर कौन है? ठीक है, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, जे.बी. वॉटसन है ना, या जॉन बी वॉटसन भी कहते हैं, या सिगमंड फ्रॉइड। ये चीज कौन है? देखो ये फंक्शनलिज्म जो है वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आपने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी होगी, जिसमें हम स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, गेस्टाल्ट वाद, ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें सबके एक अपने फाउंडर है जिसने इस अपने स्कूल को एस्टेब्लिश किया है ना, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को एस्टेब्लिश किया है। तो जो फंक्शनलिज्म को एस्टेब्लिश करने वाले पर्सन थे वो थे आपके विलियम जेम्स, है ना। विलियम वुंड स्ट्रक्चरलिज्म, और जे.बी. वॉटसन बिहेवियरिज्म, सिगमंड फ्रॉइड जो है वो साइको एनालिसिस को एस्टेब्लिश किया था। तो इस तरह से इसका आंसर फंक्शनलिज्म पूछ रहा है तो विलियम जेम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को एस्टेब्लिश किया था, और इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आप ध्यान से पढ़ लेना। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मुझे जो कमेंट करके ये बता रहे थे कि बोर्ड वाइड रखो और क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करो, चाहे वीडियो लंबी हो जाए, तो देख लो इतनी लंबी वीडियो बन रही है। अगर आप चाहें तो इसी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस तरह से पढ़ने में मजा आ रहा है, पीवाईक्यूज करने में मजा आ रहा है, कि एक्सप्लेनेशन के साथ ऑप्शन भी मैंने बताएं, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जरूर बताएं ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको ये इस तरह से चाहिए, तो मैं इसी तरह से आगे की वीडियोस भी बनाऊं। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और चैनल से जुड़ जाइए, साथ साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल मैं करा दूंगा। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।